वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम ज्योग्राफी का ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 है आपका। चैप्टर का नाम है बायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है यानी जो लिविंग है। ठीक है ना, तो बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। तो बेटा फर्स्ट हेडिंग है आपकी नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द फिजिकल एनवायरनमेंट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स। The plants which grow naturally are known as natural vegetation. कह रहे हैं कि वर्ल्ड के यानी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे पार्ट्स में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, मतलब जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो फेवर करती हैं ऐसी ग्रोथ को, यानी प्लांट्स की ग्रोथ को। ठीक है ना, तो जो प्लांट्स की ग्रोथ को फेवर करती हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स उगते हैं नेचुरली, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर ह्यूमन इंटरफेयर कुछ नहीं होता, कुदरती तौर पर सारे काम होते हैं ये, तो इसी को हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। The original natural vegetation of the earth has been modified by human beings. Nowadays, all types of plants, whether natural or modified, are included in natural vegetation. Wildlife refers to all plants, animals, birds and organisms which live in their natural habitat. कह रहे हैं कि आजकल की बात अगर हम करते हैं तो ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन जो है वो क्या है अर्थ पर, वो जो है अब ह्यूमन ने उसको क्या कर दिया है? मॉडिफाई कर दिया, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है ना, तो आजकल के ज़माने की अगर हम बात करते हैं तो हर तरह का जो प्लांट है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मॉडिफाइड हो, यानी चाहे वो कुदरती तौर पर उगा हो या फिर उसको उसके अंदर ह्यूमन ने अपनी मतलब मॉडिफिकेशंस की हों, वो सभी क्या कहलाती हैं? वो सभी नेचुरल वेजिटेशंस कहलाती हैं। ठीक है बेटा, और अगला जो लेसन के नेम के अंदर जो नेक्स्ट वर्ड था वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? यानी जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हो। ठीक है, उस सबको हम किस में काउंट करते हैं? वाइल्ड लाइफ में काउंट करते हैं। ठीक है, और ये सब कहाँ पर रहते हैं? ये अपने नेचुरल हैबिटाट्स में रहते हैं। हैबिटाट्स भी बोलते हैं बेटा, हैबिटेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं ये। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरैक्ट। दिस नैरो जोन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। तो कह रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये दोनों एक साथ कहाँ पर मिल जाते हैं हमें, और कहाँ पर मिलते हैं? हमें बायोस्फीयर में मिलते हैं। ठीक है, यानी क्या होगा? कोई एक नैरो जोन है जिसके अंदर लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है। ठीक है, ये तीनों फेयर्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और साथ में वहाँ पर क्या चीज़ उगती है? फिर नेचुरल वेजिटेशन होती है वहाँ पर, और फिर वाइल्ड लाइफ भी होती है, पॉसिबल हो पाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। देखिए आपने इसको हमने पढ़ा भी था चैप्टर में, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये वाला, यानी क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? लिथोस्फीयर भी आ रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है और एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, तो ये जो है ना ये बायोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे है ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर दे बिलोंग टू द प्लांट और एनिमल किंगडम इंटरैक्ट विद ईच अदर, दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। कह रहे हैं सभी ऑर्गेनिजम्स यानी सभी जो जीवित चीज़ें हैं वो सब, चाहे वो प्लांट किंगडम से हो या एनिमल किंगडम से हो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। देखिए जैसे अगर हम अपना एग्जांपल लेते हैं तो हम क्या खा रहे हैं? हम सब्जियां भी खा रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं, है ना। इट मीन्स कि हम प्लांट्स से भी डिपेंडेंट है और एनिमल्स से भी डिपेंडेंट है। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन दैट द ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज रेफर्ड टू एज एन इकोसिस्टम। तो कह रहे हैं कि जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच में, इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उनकी फिजिकल एनवायरनमेंट में रहते हुए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इकोसिस्टम। जैसे अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र के अंदर क्या होता है? समुद्र के अंदर भी पौधे होते हैं, है ना, छोटी मछलियाँ होती हैं, बड़ी मछलियाँ होती हैं, कॉकरोच सॉरी क्रोकोडाइल्स होते हैं, है ना, और वो होता है ऑक्टोपस होता है। तो ये सब क्या, वहाँ का जो इकोसिस्टम होगा वो इन सब चीज़ों से बनेगा, है ना, इन सब ऑर्गेनिज्म से बनेगा। ठीक है, अगर हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ग्रास है, ग्रास को खाने के लिए क्या होगा? डियर है, डियर को खाने के लिए लॉयन है ना। तो ये भी एक तरह का एक फूड चेन बन गई, और ये अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए, अपनी जगहों पर रहते हुए क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये इकोसिस्टम बन जाता है बेटा। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज। द वेजिटेशन प्रोवाइड्स अस विद वुड विच मे बी यूज आइदर एज टिम्बर और फायरवुड इट ऑल्सो। आप कह रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन जो है और वाइल्ड लाइफ दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, यानी इनका हम जो है बहुत ही बड़े लेवल पर इसका प्रयोग करते हैं और इस पर डिपेंडेंट भी हैं। तो कह रहे हैं जो वेजिटेशन है यानी जो वनस्पति है वो हमें क्या देती है? यानी जंगलात से हमें क्या मिलता है? लकड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है ना, उसका इस्तेमाल आप चाहे टिम्बर के तौर पर कर लो, यानी अगर उससे आप चाहते हैं तो आप उससे फर्नीचर बना सकते हैं। ठीक है, या उसको फिर लकड़ी जैसे जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या क्या फायदा नेचुरल वेजिटेशन के? प्रोवाइड्स नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स
produces oxygen essential for life, protects soil from leaching, helps to store water underground, provides a large variety of products from trees. तो कह रहे हैं कि ये जो है एनिमल्स के लिए एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करती है वेजिटेशन, यानी जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, है ना, क्योंकि अगर शेर है, चीता है, बाघ है, ये सब अगर वहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? ये फिर वहाँ रहेंगे जहाँ हम रहते हैं, है ना। तो फिर वहाँ पर या तो वो रह लेंगे या फिर हम रह लेंगे, वो हमें खा जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए क्या है, जंगलात हैं। तो जंगलात जब कटते चले जा रहे हैं, इसलिए वो भी क्या हो रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो ये नहीं चाहेगा कि उसी कॉलोनी में जो है लॉयंस घूमते फिरें, है ना। वो इसको कैद तो रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खुले में घूमते फिरेंगे आराम से। फिर कह रहे हैं कि वेजिटेशन जो है वो हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो ये मिट्टी को बहने से बचाती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है, पेड़ों की जड़ें जो होती है, मिट्टी को पकड़े रखती हैं। जब बहुत तेज बारिश होती है, बाढ़ आती है या फिर बहुत हवा चलती है, आंधी तूफान वगैरह जब आते हैं, तो मिट्टी क्या होती है, उड़ने नहीं देती उसको ये, ठीक है बेटा। फिर कह रहे हैं कि ये जो है पानी को अंदर ज़मीन के अंदर रोक कर रखने में बहुत हेल्पफुल है। साथ साथ कह रहे हैं कि ये जो है हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें पेड़ों से, है ना। दवाइयाँ भी बनाते हैं हमसे, और फेशियल क्रीम्स भी बनती हैं, और इसके अलावा खाने की इतने सारे फ्रूट्स हमें मिलते हैं, इतने वेजिटेबल्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हमें ट्री से मिलती हैं। आगे देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब ये क्या कर रहे हैं, अभी इसको वर्गीकरण कर रहे हैं ये नेचुरल वेजिटेशन का, यानी कितने कितने टाइप की होती है और कौन कौन से एरिया में कौन कौन से टाइप की नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है बेटा। Plants need air, water, sunlight and nutrients from the soil to grow. The growth of vegetation is mainly controlled by temperature and moisture. तो बेटा ये कह रहे हैं कि प्लांट्स को बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सूरज की रोशनी भी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, ठीक है। तो हवा, पानी और सूरज की रोशनी तो अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको मिट्टी से, ठीक है ना बेटा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, वो की जाती है टेम्परेचर और मॉइस्चर के द्वारा। यानी जितना एनवायरनमेंट में टेम्परेचर होगा और जितना मॉइस्चर होगा उस हिसाब से ही प्लांट्स की ग्रोथ होगी। The availability of these essential requirements varies from place to place. Thus, we see a large variety of plants on the earth. We can broadly classify the natural vegetation into forests, grasslands, and shrubs. तो अभी कह रहे हैं कि अब हम ये देखते हैं, ये जो अवेलेबिलिटी है बहुत ही असेंशियल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर की और मॉइस्चर की। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी अर्थ पर बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग मॉइस्चर है। तो इसी का जो रिजल्ट है वो ये है कि हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, 3 पार्ट्स में, है ना। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। फॉरेस्ट तो वही है जहाँ पर जंगलात होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहाँ पर, है ना। ग्रासलैंड्स वो होते हैं यानी घास के जो मैदान होते हैं, ठीक है। और श्रब्स वो होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं, यानी बड़े बड़े पेड़ नहीं उग पाते। तो अब पहला जो हमारा क्या है, पहला टाइप है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं बेटा। सबसे पहली हेडिंग हमारी फॉरेस्ट ही है। द क्लस्टर ऑफ ट्रीज विच ग्रो क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट। दे ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अ ट्रू फॉरेस्ट is one in which trees grow so close to one another that their canopies touch. Forests are not found in regions that are too hot or too cold. Forests are classified broadly into 3 major types. तो ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट है क्या। देखिए आपने जंगल का नाम सुन रखा होगा, है ना, इवन देख भी रखा होगा टीवी में, शायद सच में भी देख रखा हो। तो जंगल आप किसको समझते हैं? हमारे जहन में जब जंगल की बात आती है तो हमारे जहन में बहुत सारे पेड़ आते हैं एक साथ, है ना। ये तो सोचते हैं हम जंगल के बारे में। यही लिखा हुआ है इन्होंने कि क्लस्टर ऑफ ट्रीज, यानी बहुत सारे ट्रीज जो है जब बहुत ही एक दूसरे के बहुत करीब उगते हैं या बहुत करीब उग जाते हैं, एक साथ में एक लाइन में होते हैं वो, या फिर एक जगह पर बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, उसी को उन्होंने कहा कि वो फॉरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये कौन से मौसम, मतलब कौन सी जगहों पर उगते हैं जहाँ पर मतलब वो हॉट भी होती है, ह्यूमिड भी होती है, यानी गर्मी तो होती है लेकिन साथ में वहाँ पर बारिश की भी नमी होती है बहुत, वहीं पर ही पेड़ उग पाते हैं। कह रहे हैं कि सच्चा जो फॉरेस्ट कहलाता है वो वही कहलाता है कि उसके पेड़ इतने करीब होते हैं कि उसकी पत्तियां एक दूसरे में घुस रही होती हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, मतलब बस जमीन पे से देखें थोड़ा दूर है, लेकिन ऊपर से अगर देखें तो पूरा एक सा लगता है कि पूरी एक सी वेजिटेशन है। तो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट जो है वो उन रीजन्स में, उन इलाकों में नहीं पाए जाते जहाँ पर बहुत गर्मी या बहुत ठंड हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि डेजर्ट्स में कभी भी आपको ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज एक साथ उगे हुए, है ना, दूर का एक आध होता है। तो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट जो है उसको आप अगर क्लासीफाई करें तो उसकी 3 मेजर टाइप्स हैं, ठीक है बेटा। कौन से मेजर टाइप्स हैं? Forests of the tropical region. The tropical forests have evergreen and deciduous trees. The evergreen trees are found in the equatorial region, while the deciduous trees are found in the monsoon region.
तो अब ये सबसे पहली टाइप कौन सी आगे बेटा, ट्रॉपिकल रीजन है ना। फॉरेस्ट कौन से एरिया के, ट्रॉपिकल रीजन के। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एवरग्रीन भी होते हैं और डेसिडियस भी होते हैं। अब देखिए एवरग्रीन और डेसिडियस क्या होता है। एवरग्रीन उनको बोलते हैं जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, है ना, यानी उनकी पत्तियां झड़ती रहती हैं, आती रहती हैं, ऐसा होता है। और डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक साल के कुछ एक महीने में वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, यानी उनकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, है ना, पतझड़ हो जाता है उनकी पूरे पेड़ के ऊपर ही। यार एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन का मतलब क्या हुआ, यानी जैसे आप अर्थ को हाफ हाफ करेंगे, है ना, तो जब आप उसको हाफ करेंगे ना, उसके आसपास का जो इलाका हो जाएगा उसको इक्वेटोरियल रीजन कहेंगे। फिर कह रहे हैं डेसिडियस ट्रीज जो होते हैं वो मानसून रीजन में पाए जाते हैं, यानी मानसून रीजन यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं। दिस इज बिकॉज द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, व्हाइल द मानसून रीजन हैज अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन। तो अभी कह रहे हैं कि इक्वेटोरियल रीजन के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर पूरे साल गर्मी रहती है, पूरे साल जो है वहाँ पर बारिश होती है, तो इसलिए वहाँ का जो पेड़ है वो क्या है, एवरग्रीन है ना। लेकिन मानसून रीजन में क्या होता है, वहाँ पर बारिश तो होती है लेकिन साल का कुछ हिस्सा जो है वो ड्राई होता है, यानी सूखा होता है। तो वो जो सूखा वाला जो हिस्सा है ना, उस हिस्से के अंदर वो सारे पत्तियां झड़ जाती हैं। The equatorial forests have the largest variety of tree species, thus their commercial exploitation is difficult. The main tree species found in the equatorial forests are ebony, mahogany, rosewood, rubber and ironwood. तो क्या है, इक्वेटोरियल रीजन फॉरेस्ट जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी की ट्री स्पीशीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, बहुत डिफरेंट टाइप की ट्रीज आपको उसमें मिल जाएंगे। इसीलिए वहाँ पर उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, है ना। तो कह रहे हैं जो वहाँ पर मेन ट्रीज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, आयरनवुड, ठीक है बेटा। उसके बाद अगली बात कह रही है, द नंबर ऑफ ट्री स्पीशीज इज लेस इन द मानसून फॉरेस्ट बट देयर इज अ dense undergrowth. The trees shed their leaves during the dry season. The main trees found in these forests are teak, sal, शीशम, सैंडलवुड एंड बैम्बू। तो कह रहे हैं कि मानसून फॉरेस्ट के अंदर जो वैरायटीज हैं वो थोड़ी कम है पहले के, मतलब इनके कंपैरिजन में, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम वैरायटीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। आप कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ये जो पेड़ होते हैं ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ड्राई सीजन के अंदर, और इन वाले फॉरेस्ट की जो खास पेड़ है वो कौन कौन से हैं बेटा, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड और बैम्बू, ठीक है। ये जो पेड़ हैं ये होते हैं मानसून फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेस्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन। बेटा अभी जो हमने पढ़ा ट्रॉपिकल रीजन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट रीजन। इन द टेम्परेट रीजन विंटर्स आर माइल्ड एंड रेनफॉल इज मॉडरेट। द फॉरेस्ट हैव ट्रीज, स्क्रब्स एंड बुशेस। देयर इज लेस अंडरग्रोथ. मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर डेसिडियस व्हिच शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ऑटम। आप कह रहे हैं कि टेम्परेट रीजन जो है वो रीजन कहलाते हैं जिनकी सर्दियाँ जो है वो थोड़ी हल्की होती हैं, यानी बहुत ठंड नहीं पड़ती, बर्फ भी नहीं पड़ती है ना, हल्की ठंड होती है वहाँ पर, और रेनफॉल भी मॉडरेट होता है, यानी सही होता है, ना कम ना ज़्यादा। तो अभी कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके अंदर मतलब इन फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज भी होते हैं, स्क्रब्स भी होते हैं, यानी छोटे छोटे जो श्रब्स है ना, ये यहाँ स्पेलिंग गलत दिखे बेटा, श्रब्स है ये, श्रब्स भी होते हैं वहाँ पर, यानी छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, और बुशेस यानी झाड़ियाँ भी होती हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कभी अंडरग्रोथ होती है। ज़्यादातर जो यहाँ की ट्रीज हैं वो कैसे हैं, डेसिडियस हैं। डेसिडियस ट्रीज का मतलब बताया मैंने अभी आपको बेटा कि वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, कब, ऑटम के सीजन में, यानी जब पतझड़ का मौसम आता है तो उनकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं। आपने देखा होगा आपके मतलब जैसे आसपास अगर आपने कहीं देखा हो तो जो पेड़ होता है ना वो पूरा बिल्कुल खाली हो जाता है, खाली उसके अंदर जो टहनियाँ है ना वो बचती हैं, सारी पत्तियां गिर जाती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं बहुत सारे एरियाज में, अच्छा सॉरी, in some areas the deciduous trees are replaced by coniferous trees. The main trees found in these forests are oak, ash, beech, poplar, elm and pine. तो कह रहे हैं कुछ एरियाज में क्या होता है, जो डेसिडियस ट्रीज हैं वो उनकी जगह पर क्या होता है, कॉनिफेरस ट्रीज भी होते हैं। अब कॉनिफेरस ट्रीज क्या होते हैं बेटा, कॉनिफेरस ट्रीज बोलते हैं जो एक्समस ट्री की तरह होते हैं, यानी ऐसे नुकीले होते हैं, नुकीले, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉनिफेरस, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेन ट्रीज हैं जो इस एरिया में पाए जाते हैं वो कौन कौन से बेटा, ओक है, ऐश है, बीच है, पोपलार है, एल्म है और पाइन है, ठीक है। इन मैनी एरियाज फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू मेक वे फॉर कल्टिवेशन. Hardwood evergreen trees which are widely spaced are found in the Mediterranean region. The important trees found in the Mediterranean region are olive, cork, oak and stone pine. कह रहे बहुत सारे एरियाज में फॉरेस्ट जो है उनको साफ कर दिया जाता है, बिल्कुल एकदम साफ करके वहाँ पर क्या करते हैं, कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी की जाती है वहाँ पर, ठीक है बेटा। कि फॉरेस्ट में तो खेती बाड़ी नहीं हो सकती, तो सारे पेड़ हटा करके वहाँ पर फिर उसको पूरा मैदान साफ करके फिर वहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है। हार्डवुड एवरग्रीन ट्रीज विच आर वाइडली स्पेस्ड। तो कह रहे हैं कि
हार्डवुड एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं मतलब उनके लिए बहुत जगह चाहिए होती है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, ये मेडिटेरेनियन रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन की जो खास पेड़ है वो कौन से हैं बेटा, ऑलिव है, कॉर्क है, ओक है और स्टोन पाइन है। ठीक है बेटा, अगला है फॉरेस्ट होता है टाइगर रीजन। अभी थर्ड रीजन है हमारा। अभी हमने क्या क्या देखा था, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और अब आता है टाइगर रीजन। टाइगर फॉरेस्ट बेल्ट एक्सटेंड्स बिटवीन 50 डिग्री नॉर्थ टू एंड 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। बेटा ये लैटिट्यूड्स हैं जो हमारे अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, उसके हिसाब से इन्होंने ग्राफिकल पिक्चर आपको दी है यहाँ पर। ठीक है बेटा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस बेल्ट। कॉनिफेरस ट्रीज आर एवरग्रीन, टॉल एंड हैव स्ट्रेट ट्रंक्स विद नीडल शेप्ड लीव्स। तो कह रहे हैं कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट कौन से होते हैं। सबसे पहले तो बता रहे हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पर ज़्यादातर अवेलेबल है। पूरी बेल्ट जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट की है यहाँ पर। कॉनिफेरस ट्रीज कौन से होते हैं, जो एवरग्रीन होते हैं, पूरे साल हरे भरे रहते हैं, लंबे लंबे से होते हैं देखने में ये। ठीक है बेटा, और स्ट्रेट ट्रंक्स होते हैं, इनके जो तने हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं। ठीक है, और इनकी जो लीव्स होती है वो नीडल शेप्ड होती है, सुइयां जैसी इनकी पत्तियां होती हैं। However, some deciduous trees like larch are also found here। तो कह रहे हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ deciduous trees जो होते हैं जैसे लार्च है वो भी इन एरियाज में मिल जाते हैं। There is no undergrowth, only 1 or 2 tree species are found in pure stands। The main trees found in the tiger region are Douglas fir, Sitka, spruce, larch and redwood। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई अंडरग्रोथ नहीं होती है यहाँ पर। कह रहे हैं कि 2-3 और स्पीशीज हैं यहाँ पर जो मिल जाती हैं, मतलब पूरे तौर पर मिल जाती है, नहीं तो एक आध पेड़ मिलेगा और ज़्यादातर आपको यहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो मेन ट्रीज जो है वो टाइगर रीजन के कौन कौन से बेटा, डगलस फिर, सिटका, स्प्रूस, लार्च और रेडवुड। ठीक है, देखिए टाइगर फॉरेस्ट का इन्होंने यहाँ पिक्चर दे रखी है। इसमें देखिए ट्रीज आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, सीधे सीधे लंबे लंबे से ट्रीज है बिल्कुल। ठीक है ना, और ये कैसे है, ये कॉनिकल शेप में है। ये देखिए बेटा, ये इन्होंने पूरे ग्लोब पर जो है ना सारे कॉन्टिनेंट्स हमें शो करा रखे हैं और यहाँ पर ये इंडेक्स दे रखा है कि कौन से वाले ट्रीज कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखिए टुंड्रा, ये टंड्रा भी बोलते हैं बेटा इसको। तो टंड्रा में देखिए ज़रा, ये स्काई ब्लू कलर है ना, तो जहाँ जहाँ पर स्काई ब्लू कलर है वहाँ पर क्या है, टंड्रा फॉरेस्ट है। देखिए यहाँ पर इस वाले एरिया में। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी ये वाला कलर है ना, इस हिसाब से है ये। और ऐसे देखिए डेजर्ट कहाँ पर है, तो डेजर्ट देखिए यहाँ पर, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा डेजर्ट है ना। इंडिया में भी देखिए ये राजस्थान वाला इलाका है ना, तो ये पूरा डेजर्ट है यहाँ पर इस तरफ, ये भी डेजर्ट वाला एरिया है पूरा। तो इस तरीके से इन्होंने शो कर रखा है। इसको अच्छे से एक बार देखिएगा ताकि समझ में आ जाए आपको। देखिए बेटा, अभी जो हमने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में ग्रासलैंड्स के बारे में। ठीक है ना, यानी सेकंड टाइप जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन की वो क्या है, ग्रासलैंड्स। The location and extent of the grasslands depend on the total amount of rainfall and its seasonal distribution. As the amount of rainfall decreases, the forest cover becomes less dense and grasses grow between the scattered trees। तो अभी कह रहे हैं कि ग्रासलैंड्स की जो लोकेशन है वो डिपेंड करती है, यानी उनका जो फैलाव है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी पूरे साल में कितनी बारिश हो रही है किसी भी इलाके में। ठीक है, और उसके अंदर मतलब जो वो इलाका है, जो रीजन है, उसके अंदर क्या सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कैसे कैसे सीजन्स वहाँ पर आ रहे हैं, कैसे कैसे जो मौसम के अंदर तब्दीलियाँ हैं वो किस तरीके की हैं। ठीक है, जिस तरह रेनफॉल कम होती जाएगी तो उन इलाकों में क्या होगा, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा, और जो बीच बीच के जो पेड़, जैसा अभी हमने फॉरेस्ट में पढ़ा था कि करीब करीब पेड़ लगे होते हैं ना, तो इनमें क्या होगा, दूर दूर पेड़ होंगे और बीच में जो गैप है पेड़ों के बीच में वहाँ पर ग्रासेस उग जाएंगी। ठीक है बेटा, द ग्रासलैंड्स कवर अबाउट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग अंटार्कटिका। The grasslands of the world are broadly classified into 2 major types। तो अभी कह रहे हैं कि अगर हम ग्रासलैंड्स की बात करें तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड का कम से कम आधा हिस्सा जो है वो ग्रासलैंड्स है, यानी पूरे ग्रासलैंड ने पूरे वर्ल्ड का आधा हिस्सा कब्जा रखा है, समझ लिया आप, है ना। यानी पूरे अगर आप वर्ल्ड को देखें और उसके अंदर आपको आप बाइफिकेट करेंगे, आधा आधा करेंगे, तो आधे आधे हिस्से में क्या है, आधे हिस्से में ग्रासलैंड्स ही है। ठीक है ना, लेकिन अंटार्कटिका में कोई ग्रासलैंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पर ग्रास जो है वो ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इनको हम 2 पार्ट्स में, मेजर टाइप्स में या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन सी है भाई, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है और टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पढ़ते हैं पहले। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। These areas receive moderate rainfall during the summer season। क्या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहाँ पर मिलेंगे हमें बेटा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के आसपास मिलेंगे। ठीक है, और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में मिलेंगे। ये ग्रासलैंड की सिचुएशन, लोकेशन बताइए उन्होंने। ठीक है ना, फिर कहते हैं कि ये जो एरियाज हैं यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, यानी
बस ठीक रेनफॉल होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, खासकर समर सीजन में। यानी यहाँ जो बारिश होती है वो गर्मी के मौसम में बारिशें होती हैं। दीज एरियाज ऑल्सो एक्सपीरियंस अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, कह रहे हैं और ये वाले जो एरियाज हैं वो यहाँ पर जो है बहुत ड्राई सीजन भी बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, यानी यहाँ पर सूखा मौसम भी आता है। दस टॉल ग्रासेस ग्रो इन सच एरियाज, तो कह रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो है लंबी लंबी घासें होती हैं। दीज ग्रास लैंड आर कॉल्ड द सवाना, तो यही जो ग्रास लैंड इनको क्या बोलते हैं बेटा, सवाना बोलते हैं। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट, तो कह रहे हैं लगभग हर कॉन्टिनेंट में जो है हमें सवाना देखने के लिए मिल जाते हैं। A major part of the savanna is now used for farming and livestock rearing, तो अब कह रहे हैं कि इसका सवाना का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो किस काम में यूज़ किया जा रहा है, फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। और लाइव स्टॉक रियरिंग यानी जिसे जो जानवर वगैरह पालते हैं उस पर, और फार्म हाउस वगैरह बना रहे हैं उस पर ये काम हो रहा है, ठीक है बेटा। सम एरियाज ऑफ दीज ग्रास लैंड्स हैव बिकम डेजर्ट्स ड्यू टू पुअर लैंड मैनेजमेंट, कह रहे हैं कि बहुत सारे ग्रास लैंड जो है वो अब क्या बन चुके हैं, डेजर्ट्स बन चुके हैं, यानी अब वहाँ पर कुछ भी नहीं उग सकता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या करा लोगों ने, लैंड मैनेजमेंट नहीं करा। पुअर लैंड मैनेजमेंट की वजह से वो पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो क्या हो गई, बिल्कुल बैरन हो गई, ठीक है। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट। अ मेजर पार्ट ऑफ द सवाना इज नाउ यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड लाइवस्टॉक रियरिंग। सम एरियाज ऑफ दीज ग्रासलैंड्स हैव बिकम डेजर्ट्स ड्यू टू पुअर लैंड मैनेजमेंट। तो बेटा ये वाला जो लाइन है ना, ये रिपीटेड है, तो इसको आप कट कर दीजिए, ये हमने ऊपर पढ़ लिया अभी, है ना। चलिए अगली हेडिंग देखिए, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। The temperate grasslands are found between 30 degree to 55 degree latitudes in both the hemispheres। अभी बता रहे हैं बेटा आपको कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स की लोकेशन कहाँ पर है, 30 to 55 डिग्री लैटिट्यूड्स पर है, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर्स के अंदर। These treeless grasslands are situated in the interior of the continents। अब आप देखिए ऊपर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि ट्रीज भी थे, दूर दूर थे, लेकिन है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको कह रहे हैं ट्रीलेस, यानी यहाँ वो ट्री है ही नहीं, सिर्फ ग्रासेस ग्रासेस ही है। तो कह रहे हैं कि ये जो ग्रासलैंड्स है ये कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट से अंदर वाले हिस्सों में, यानी बाहरी हिस्से में नहीं है, किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर वाले हिस्से में। कॉन्टिनेंट तो पता है ना तो बेटा क्या होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे, पता है ना आपको, जैसे एशिया है और अफ्रीका है और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ठीक है, ये सब है। These grasslands are found in the transition zone between the humid coastal areas and the mid-latitude deserts। तो बेटा ये इन्होंने इसकी लोकेशन बता दी आपको कि कहाँ पर पाए जाते हैं ये ट्रांजिशनल जोन में, यानी ह्यूमिड कोस्टल एरियाज भी है वहाँ पर, यानी जो पानी के करीब जो एरियाज होते हैं ना, तो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वो वाले एरियाज भी हैं, और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स भी हैं, और डेजर्ट्स के भी करीब है, ठीक है। द हाइट ऑफ द ग्रासेस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पर जो ग्रास की जो हाइट है वो डिपेंड करती है किस बात पर, कि उस एरिया में रेनफॉल कितनी होती है ना, जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी। The temperate grasslands are known as prairies in North America, pampas in South America, steppes in Eurasia, belts in South Africa and downs in Australia। यानी टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम से जानते हैं, उनको प्रेरीज बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, पम्पास बोलते हैं साउथ अमेरिका में, स्टेपीज बोलते हैं यूरेशिया में। अब बेटा यूरेशिया क्या होता है, एशिया और यूरोप, ये जहाँ पर मिल रहे हैं ना दोनों, यानी थोड़ा सा एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर दोनों ही है, दोनों ही कॉन्टिनेंट माने जाते हैं, उसको यूरेशिया बोलते हैं बेटा। तो वहाँ पर इसको स्टेपीज बोलते हैं, और बेल्ट्स बोलते हैं इसको साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं ये। These grasslands are suitable for cattle rearing and large scale cultivation of wheat and maize। तो कह रहे हैं इन ग्रासलैंड्स का जो मतलब यूज़ है ज़्यादातर वो जानवरों को पालने के लिए, जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह को पालने के लिए यूज़ होता है ये, और ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कल्टिवेशन के लिए यूज़ करते हैं। कल्टिवेशन यानी खेती बाड़ी के लिए, किस चीज़ की बेटा, गेहूँ की और मक्का की। बेटा देखिए नेचुरल वेजिटेशन की तीसरे टाइप पर आते हैं, तो तीसरे टाइप पे क्या है हमारी बेटा, श्रब्स। श्रब्स ग्रो इन एरियाज ऑफ वेरी हाई एंड लो टेम्परेचर एंड स्कैंटी रेनफॉल। Thus they are found either in hot deserts or in very cold regions like the tundra। तो क्या है, श्रब्स जो है वो ग्रो करते हैं उन एरियाज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा और बहुत कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, और बहुत स्कैंटी रेनफॉल, यानी बहुत कम रेनफॉल होती है, यानी ज़्यादा बारिश नहीं होती, ठीक है ना बेटा। तो कह रहे हैं कि ये ऐसे एरियाज में भी पाए जाते हैं जहाँ पर हॉट डेजर्ट्स हो, यानी बहुत गर्म जो रेगिस्तान होते हैं, या फिर बहुत कोल्ड रीजन्स होते हैं, तो वहाँ पर भी पाए जाते हैं, जैसे टंड्रा। इन टंड्रा जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे एरियाज होते हैं बेटा, है ना। अब डेजर्ट्स वेजिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेजर्ट्स जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉट डेजर्ट्स ही होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। These areas experience very high temperature and very low rainfall. Therefore, the vegetation of these areas has
हैज थॉर्न्स, वैक्स कोटेड लीव्स, थिक एंड स्पॉन्जी स्टेम्स एंड लॉन्ग रूट्स. कैक्टस, थॉर्नी बुशेस एंड कॉर्स ग्रास आर द मेन वेजिटेशन फाउंड इन द डेजर्ट्स. अभी कह रहे हैं कि हॉट और ड्राई डेजर्ट जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के. ठीक है ना. कह रहे हैं कि ये जो एरियाज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ही कम बारिश, यानी बहुत ही कम रेनफॉल होता है. ठीक है ना. इसी वजह से जो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो कैसी होती है, वो कांटेदार होती है. यानी वहाँ पर जो जो पत्तियाँ होती हैं पौधों की वो कांटेदार होती हैं. उन पत्तियों के ऊपर वैक्स लगा होता है, यानी मोम की परतें चढ़ी हुई होती है ना. और वो बहुत मोटी मोटी स्पॉन्जी स्टेम्स होती हैं उसकी. स्पॉन्जी स्टेम्स का मतलब होता है यानी अगर आप ऐसे हाथ में लगाएंगे तो वो आपके हाथ से दब जाएगी. नॉर्मली हम ट्रीज को देखेंगे, अगर उसका हम तना पकड़ेंगे तो हमारे हाथ से नहीं दबेगा, है ना. लेकिन इन एरियाज की जो स्टेम्स होती हैं पौधों की वो स्पॉन्जी होती हैं. कह रहे हैं कि जो यहाँ और लंबी लंबी रूट्स होती हैं इन पौधों, क्योंकि पानी की तलाश में गहराई तक जाती रहती है, तो इसलिए बहुत ही लॉन्ग रूट्स होती हैं यहाँ की. तो कह रहे हैं कुछ जो मेन ट्रीज हैं यहाँ पर वो कौन कौन से हैं. कैक्टस, थॉर्नी बुशेस एंड कॉर्स ग्रास. ठीक है ना. कॉर्स यानी खुरदुरी ग्रास. ये यहाँ की मेन वेजिटेशन है जो डेजर्ट्स में पाई जाती है. ठीक है बेटा. अब टंड्रा वेजिटेशन की बात अगर हम करते हैं तो टंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन द हाई लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली इन यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, and in the high latitudes of mountains. During the short summer season, when the snow cover mats, mosses, lichens and short grasses cover the ground. These are called meadows. फिर टंड्रा वेजिटेशन जो है वो कहाँ पर मिलती है बेटा, हाई लैटिट्यूड्स में पाई जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ, यानी अगर हम पूरी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. ठीक है. तो खासकर जो यूरेशिया का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है वो इसके अंदर ही आता है. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टंड्रा वेजिटेशन होती है. ठीक है. और हाई एल्टीट्यूड जो होते हैं माउंटेन्स की, वहाँ पर भी टंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है. बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पर गर्मी आती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पर क्या चीज़ें उगती हैं, मोजेस, लिचन्स, शॉर्ट ग्रासेस, ये सब चीज़ें जो है वो ग्राउंड को कवर कर लेती हैं. ठीक है बेटा. इसी को उन्होंने क्या बोला बेटा, मीडोज बोला. ठीक है. तो ये हमने 3 टाइप्स पढ़ ली इसकी. क्या क्या पढ़ा हमने इसके अंदर, फॉरेस्ट पढ़े, ग्रासलैंड्स पढ़े और श्रब्स पढ़ लिए. चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, मेन कॉजेज फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन. तो कह रहे हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो इसकी डिस्ट्रक्शन की जिम्मेदार है, यानी इसके नुकसान की जिम्मेदार हमारी एक्टिविटीज़ है. हमने जो यानी ह्यूमन बींग्स ने क्या करा है, ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है. किसी को जला दिया है, वहाँ से पूरे मैदान साफ कर दिए हैं, है ना, पूरे जंगलात साफ कर दिए हैं, बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया है फ्यूल वगैरह के लिए. ठीक है. यानी लकड़ी से फ्यूल बनाते हैं उसके लिए. ठीक है. या फिर उनको जो है साफ कर दिया है एग्रीकल्चर के लिए, यानी खेती बाड़ी के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, या फिर किस काम के लिए करा है, सेटलमेंट्स के लिए, यानी ऐसी किसी को जगह दे दी, सेटलमेंट्स कर ली वहाँ पर, या घर वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है. तो ये जो है ये सब क्या है, ये सब जो है मेन कॉजेज हैं इसके डिस्ट्रक्शन के या इसके नुकसान के, इसके खराब होने के. In many underdeveloped countries where food is the main source of fuel, where additional land is being brought under farming or where shifting cultivation is being practiced, the forests are being rapidly destroyed. The problem has been further aggravated due to population explosion. तभी कह रहे हैं कि बहुत सारी जो कंट्रीज है वो अंडर डेवलप्ड है, यानी वो डेवलप नहीं हुई हैं, तो वहाँ पर जो है मेन जो सोर्स है फ्यूल का, जो मेन सोर्स है तो वो लकड़ी ही है. तो यानी जाहिर है जब उन्हें लकड़ी चाहिए होगी तो वो पेड़ काटेंगे, है ना. तो जब पेड़ काटेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे धीरे धीरे करते करते. और वहाँ पर जो एडिशनल लैंड है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, फार्मिंग वगैरह के लिए किया जाता है. और वहाँ पर या फिर वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, यानी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कल्टीवेशन हो रही है, फिर इसको छोड़ दिया, फिर कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह पर कल्टीवेशन हो रही है. ठीक है ना. तो इससे क्या हो रहा है, इससे फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं. ठीक है. रैपिडली जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं. यानी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. और एक रीज़न इसका ये भी है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो जाहिर रहने के लिए जगह भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए, और जलाने के लिए हमें फ्यूल भी चाहिए. ठीक है. द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. तो कह रहे हैं जब आप फॉरेस्ट कवर को यानी फॉरेस्ट को आप हटा रहे हैं उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय मैन, अदर फैक्टर्स नेमली फायर, इंसेक्ट्स, डिजीजेज एंड स्टॉर्म्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. कह रहे हैं कि इंसानी एक्टिविटीज़ के अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं इनके खत्म होने के. दूसरे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे आग लग जाती है जंगलात में तो उससे भी खत्म हो जाते हैं, है ना. कीड़े लग जाते हैं तो वो पूरा खत्म कर देते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो है. बीमारियाँ लग जाती है, पौधों में बीमारी होती है ना बेटा. या फिर तूफान वगैरह आते हैं तो वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रक्शन की, यानी इसके खत्म होने की. द क्लियरेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन स्पेशली फॉरेस्ट हैव लेड टू. कह रहे हैं यानी इसका साफ होना या इसका ख़त्म होना या इसका गायब हो जाना, ये क्या किस चीज़ की तरफ हमें लेकर बढ़ेगा, है ना.
इससे क्या नुकसान होंगे ये समझिए आप। बैरन हिल स्लोप्स, यानी जो हमारे हिल्स हैं, यानी जो पहाड़ हैं, उनकी जो ढलाने हैं वो बैरन हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी, ठीक है ना। इंक्रीज सरफेस रन ऑफ, और इससे क्या होगा, जो जब भी बारिश होगी तो उससे सारी की सारी मिट्टी जो है वो रन ऑफ कर जाएगी पूरी। सॉइल इरोजन होगा इससे, यानी मिट्टी जो है वो रह नहीं पाएगी, मतलब बहुत बड़े लेवल पर मिट्टी का नुकसान हो जाएगा। और जो हमारा जो पानी है, लेस अंडरग्राउंड सीपेज ऑफ वाटर, पानी का जो स्टोर है ना, पानी जो स्टोर होता है तो वो ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन होता किस वजह से, होता इसी वजह से कि वो पेड़ों की जड़ें जो है ना वो उससे एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। जब पेड़ नहीं होंगे तो वो पानी भी बह जाएगा और साथ में मिट्टी को भी लेके बहेगा, ठीक है ना। डिक्रीज इन रेनफॉल, जब पेड़ नहीं होंगे तो सारा का सारा जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और बारिशें कम होंगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और साथ साथ क्या होगा, जो वाइल्ड एनिमल्स की जो हैबिटेट्स हैं, यानी जंगलात में जो जो जानवर रहते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो बेघर हो जाएंगे, फिर क्या तो फिर वो हमारे एरियाज में आकर रहेंगे, नहीं तो फिर वो मारे जाएंगे, ठीक है बेटा। आगे देखिए, recently the importance of natural vegetation has been realized and various measures have been adopted in different countries to stop its exploitation and destruction. Some of the initiatives taken are as follows. कह रहे हैं कि अगर हम देखें नेचुरल वेजिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत सारे कंट्रीज ने जो है रियलाइज़ किया है कि हाँ वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए उसको बचाने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए, यानी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है ना। और अलग अलग कंट्रीज ने उनको अडॉप्ट किया है ताकि वो इनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकें, इनकी डिस्ट्रक्शन को रोक सकें, ठीक है। इनका हनन ना हो, इनका दोहन ना हो, इनका शोषण ना हो। तो क्या इनिशिएटिव्स है, क्या कदम है उनके जो उन्होंने चूज़ किए हैं। सबसे पहले तो क्या करा है उन्होंने, भाई प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो बनाया है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। डिक्रीजिंग द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, और ज़्यादातर जो है एरिया को फॉरेस्ट कवर में लगाया जा रहा है, यानी जो फॉरेस्ट कवर के एरिया है उनको इंक्रीज भी कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। डिस्करेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस को कम से कम किया जा रहा है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, और उनको जो फॉरेस्ट फायर्स होती है, जंगलों में जो आग लगती है उससे बचाया जा रहा है उसको। प्लांटिंग एडिक्वेट ट्रीज टू मेक प्रोविजंस फॉर फ्यूचर नीड्स, और ऐसे जो ट्रीज हैं, ऐसे पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो काम आ सकें, ठीक है। एनकरेजिंग सोशल फॉरेस्ट्री, और सोशल फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है बेटा। यानी सब मिलकर फॉरेस्ट लगाएंगे, इस तरीके से इसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए बेटा वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या आता है। वाइल्ड लाइफ refers to a variety of life forms, birds, fish, reptiles and other animals that live together in the natural surroundings. There is a close relationship between animal life and vegetation in a region. तो कह रहे हैं वाइल्ड लाइफ जो है वो एक ऐसी लाइफ फॉर्म की एक वैरायटी है, यानी डिफरेंट टाइप की जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो जो सब है ना वो सब वाइल्ड लाइफ में आते हैं बेटा, है ना। जैसे उसमें बर्ड्स भी काउंट कर रहे हैं, फिश हैं, रेप्टाइल्स हैं, और उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स जो साथ साथ रहते हैं, है ना, किसी भी एक नेचुरल सराउंडिंग में, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो सेंचुरी हो, चाहे वो अंडर वाटर हो, ठीक है। उन सबको हम क्या बोलेंगे बेटा, वाइल्ड लाइफ बोलेंगे। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल लाइफ एंड वेजिटेशन इन रीजन, तो कह रहे हैं कि किसी भी इलाके में नेचुरल वेजिटेशन के बीच में और एनिमल लाइफ के बीच में जाहिर है एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है, क्योंकि डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स डिपेंड करते हैं इनके ऊपर, है ना। Natural vegetation provides a food and suitable habitat for animal life. Within the habitat, plants and animals live together, interact with each other, and are interdependent. कह रहे हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या करती है, वो इनको खाना देती है, यानी वाइल्ड लाइफ जो है, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह जितने एनिमल्स हैं उनको खाना मिलता है उससे, और साथ साथ रहने के लिए सूटेबल जगह भी मिलती है। जैसे हम जंगलात की बात कर रहे हैं तो जंगलों के अंदर पेड़ों से ढके हुआ जो जंगल होता है पूरा, उसमें ये लोग अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि एक घर में एक रहने की जगह के अंदर जहाँ पर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, जो एक साथ रह भी रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट इन एन एरिया करस्पॉन्ड्स विद द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन दैट एरिया। तो कह रहे हैं ये डिपेंड करता है कि जिस इलाके में जैसा वेजिटेशन होगा वैसे ही एनिमल्स वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है बेटा। यानी जहाँ पर ग्रीन ग्रासेस ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर कौन पाए जाएगा, हर्बीवोर्स ज़्यादा पाए जाएंगे, है ना। There is a balance in nature if the relative number of species is not disturbed. तो कह रहे हैं कि एक तरीके से नेचर ने, कुदरत ने एक बैलेंस बना रखा है ताकि उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है बेटा। चलिए अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब देखते हैं हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से जो वाइल्ड लाइफ हैं या कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो खास तौर पर पाए जाते हैं, है ना। ईच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज इट्स ओन मिक्स ऑफ एनिमल्स। द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स प्रोवाइड नेचुरल। तो कह रहे हैं अर्थ का जो हर पार्ट है, अलग अलग जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उसके अंदर अलग अलग ही मिक्स ऑफ एनिमल्स, यानी अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। हमारे जो अर्थ पर फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं और जो डेजर्ट्स हैं वो उनको क्या देते हैं, नेचुरल हैबिटेट्स देते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड्स शेल्टर, स्पेस फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मूवमेंट, फूड एंड वाटर, प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड
raising young ones. Within the habitat, plants and animals develop their own way of life. The greatest variety of wildlife is found in the equatorial forests. बेटा ये बता रहे हैं हमें कि जो हैबिटेट है यानी जो रहने की जगह है, जो शेल्टर है, वो क्या देते हैं, वो उनको सबसे पहले तो उनको वो शेल्टर देते हैं यानी रहने की जगह देते हैं, है ना। ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो एनिमल्स को क्या देती है, शेल्टर देती है। वहाँ पर वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं आराम से, वहाँ पर खाना पानी वगैरह मिलता है, ठीक है। साथ साथ वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। ब्रीडिंग का मतलब है यानी वो अपनी वहाँ पर रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो उनके बच्चे हैं उनको वो बड़ा करते हैं उन शेल्टर्स में। कह रहे हैं एक हैबिटेट के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अपना ही तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वैरायटी हमें वाइल्ड लाइफ की मिलती है, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हमें मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, इक्वाटोरियल फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है बेटा। अभी हमने पढ़ा था इक्वाटोरियल फॉरेस्ट के बारे में, वहीं पर सबसे ज़्यादा हमें वैरायटी मिलती है एनिमल्स की, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यानी हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। Africa is rich in wildlife. Elephants, hippos, rhinos, pythons, crocodiles, gorillas, apes and chimpanzees live in the equatorial forest. तो कह रहे हैं कि अफ्रीका जो है वो बहुत ही रिच है वाइल्ड लाइफ के मामले में। अगर हम बात करें तो सभी एनिमल जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। कहाँ पर ही इक्वाटोरियल फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं सब। ग्रास ईटिंग एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं वहाँ पर, डियर हैं, जिराफ्स हैं, जीब्राज हैं, स्टैग्स हैं और एलिफेंट्स हैं। वो सब कहाँ पाए जाते हैं, सवाना ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है फ्लैश ईटिंग यानी गोश्त खाने वाले जो जानवर हैं, उसके अंदर कौन कौन आता है, लॉयंस, टाइगर्स, लियोपर्ड्स, ये सब भी वहाँ पर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। कैमल्स और ऑस्ट्रिचेस आर फाउंड इन द डेजर्ट, और जो अफ्रीका के जो डेजर्ट्स हैं उसके अंदर कैमल्स और ऑस्ट्रिचेस भी पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं। South America has a rich diversity of wildlife. Rhea is a flightless bird like ostrich, while condor is the largest bird of prey in the world. तो अब कह रहे हैं साउथ अमेरिका के अंदर जो है वहाँ पर भी बहुत रिच डाइवर्सिटी है। रिच डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ बहुत सारी डिफरेंट काइंड आपको मिल जाएंगी वहाँ पर, है ना, वाइल्ड लाइफ की। तो अब बता रहे हैं कि रिया जो है वो एक फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइटलेस बर्ड का मतलब क्या होता है, यानी वो उड़ नहीं सकता ऑस्ट्रिच की तरह, ठीक है। तो वो भी वहीं पर पाया जाता है। और कॉन्डोर जो है, कॉन्डोर क्या है, वो एक लार्जेस्ट बर्ड है जिसका शिकार किया जाता है, ठीक है। एंटीटर्स एंड आर्madillos आर एंशिएंट मैमल्स ऑफ साउथ अमेरिका। ये दोनों जो है ये मैमल्स हैं, ठीक है। कहाँ के, साउथ अमेरिका के। लामाज आर फाउंड इन द एंड्स माउंटेन व्हाइल एनाकोंडाज आर फाउंड इन द मार्शलैंड्स। तो आप कह रहे हैं लामाज जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, एंडीज माउंटेन्स में पाए जाते हैं। एनाकोंडाज जो है वो भी कहाँ पाए जाते हैं, मार्शलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। अदर एनिमल्स इंक्लूड प्यूमास, जगुआर्स, एलिगेटर्स एंड जायंट टर्टल्स, और ये भी वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से प्यूमास हैं, प्यूमा का तो आपने देखा होगा ना, वो ब्रांड भी। जगुआर्स हैं, जगुआर का भी ब्रांड है ना, गाड़ी का जो ब्रांड है। एलिगेटर्स हैं और जायंट टर्टल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा, हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया हैज मेनी यूनिक एनिमल्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे यूनिक एनिमल्स हैं। हाफ ऑफ देम आर मार्सिपियल्स। तो उसमें से आधे से ज़्यादा जो है वो क्या है, मतलब लगभग आधे जो है वो मार्सिपियल्स हैं। कैंगरूज एंड कोआलाज आर फाउंड ओनली इन दिस कॉन्टिनेंट। क्या है कि यहाँ की जो खास जो वाइल्ड लाइफ है वो कैंगरूज हैं और कोआलाज हैं, ठीक है बेटा, जो इसी कॉन्टिनेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं। द डक बिल्ड, प्लेटिपसेस, ईमूज, ड्रायर बर्ड्स, किंगफिशर्स और कूकाबुराज, ये सब भी यहाँ पर क्या है, एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लेटिपस को तो आप सब जानते होंगे, है ना, इसमें आता है फिनियस एंड फॉर्ब में, तो वो भी बेटा यहीं पर पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आता है यूरोप। Europe has limited wildlife as most of the forests have been cleared. The main animal species found in this continent are polar bears, wolves, wild boars, wild sheep, and native antelopes. The fur-bearing animals like minks, sables, and ermines are now also raised on fur farms. The well-known birds include partridges, larks, cuckoos, skylarks, and nightingales. तो कह रहे हैं कि यूरोप जो है वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि मतलब वहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या करा है उन्होंने सबको साफ कर दिया है ताकि वहाँ पर बिल्डिंग्स और घर वगैरह बनाए जा सके, है ना। और जो वहाँ पर मेन एनिमल स्पीशीज हैं वो कौन कौन सी हैं, पोलर बियर्स हैं, वॉल्स हैं, वाइल्ड बोर्स हैं और वाइल्ड शीप्स हैं, ठीक है। और कुछ नेटिव एंटेलॉप्स भी हैं जो पहले से वहाँ पर रह रहे हैं। और जो जिन फर वाले जो एनिमल्स हैं, जिनके ऊपर फर होते हैं, बाल वाले जो एनिमल्स हैं, उसमें कौन कौन है, मिंक्स हैं, सेबल्स हैं और एरमाइंस हैं, ठीक है बेटा। उनको फर फार्म्स में उगाया जाता है।
अभी कह रहे हैं कि वेल नोन बर्ड जो वहाँ पर होते हैं वो पार्ट्रिजेस हैं, यानी जो ज़्यादातर जाने माने जो बर्ड्स हैं वो पार्ट्रिजेस हैं, लार्क्स हैं, कुकूज हैं, स्काई लार्क्स और नाइटिंगेल्स हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। The northern part of North America experiences very cold climate, thus the animals have thick fur to keep them warm. The main animal species found there are the reindeer, Arctic foxes, musk oxen, sables, polar bears and blue foxes. कह रहे हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी नॉर्दर्न पार्ट में जो नॉर्थ अमेरिका जहाँ लाई करता है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, यानी लगभग बर्फ पूरे साल रहती है वहाँ पर। तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पर थिक फर्स होते हैं, मतलब मोटे मोटे बाल होते हैं, ठीक है, ताकि वो उन्हें गर्म रखें। तो वहाँ के जो मेन एनिमल स्पीशीज हैं वो कौन कौन सी बेटा? रेनडियर हैं, आर्कटिक फॉक्सेस हैं, मस्क ऑक्सन हैं, सेबल्स हैं, पोलर बियर्स और ब्लू फॉक्सेस हैं। इन अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट वन कैन फाइंड मूजेस, एल्क्स, बाइसन्स, बैजर्स, बीवर्स एंड हेजहॉग्स। तो बाकी एरियाज में इसी कॉन्टिनेंट के बाकी एरियाज में आप ये जानवर भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना बेटा, चलिए अब आप बात करते हैं एशिया की, जहाँ पर हम रहते हैं, है ना। एशिया हैज एक्सट्रीमली वेराइड वाइल्ड लाइफ। कह रहे हैं कि एशिया के पास जो है वो बहुत ही वेराइड वाइल्ड लाइफ है, यानी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कौन कौन? मंकीज, स्लोथ्स, लियोपर्ड्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड लायंस, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। हिरॉन्स, क्रेन्स, बियर्स एंड फॉक्सेस आर फाउंड इन द टेम्परेट एरियाज। तो बेटा यहाँ पर जो टेम्परेट एरियाज में जो एनिमल्स मिलते हैं वो कौन कौन से बेटा? हिरॉन्स हैं, क्रेन्स हैं, बियर्स और फॉक्सेस हैं। ठीक है, फर बियरिंग एनिमल्स जो है वो कौन कौन से यहाँ पर? लिंक्सेस हैं, मिंक्स हैं, सेबल्स हैं, पोलर बियर्स हैं, मस्क ऑक्सन है और आर्कटिक फॉक्सेस हैं। ये सब कहाँ मिलते हैं? टाइगर और टंडर रीजन्स में मिलते हैं। तो बेटा आप ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो वेराइड क्लाइमेट है ना वो भी हमारे एशिया का ही है, यानी यहाँ बहुत तेज़ ठंड भी है, बहुत बर्फीला मौसम भी है, बहुत तेज़ गर्मी भी है, यानी डेजर्ट्स भी हैं यहाँ पर और नॉर्मल रीजन्स भी हैं। तो इसी वजह से यहाँ जितने ज़्यादा आपकी वैरायटी होगी क्लाइमेट्स में, टेम्परेचर्स में, उतनी वैरायटी आपको वेजिटेशन में भी मिलेगी और उतनी वैरायटी आपको वाइल्ड लाइफ में भी मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका का तो आप सभी जानते हैं, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो नीचे की तरफ बिल्कुल वाइट वो आपको दिखेगा, है ना। उसके अंदर कोई वो कलर भी नहीं डालते हैं, वाइट कलर ही छोड़ देते हैं। वो रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर है ही सिर्फ बर्फ, है ना। In Antarctica, there is plenty of life where land and water meet. The water body which surrounds the continent has creatures which range from small krills to whales. कह रहे हैं कि अंटार्कटिका के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारी जिंदगियाँ हैं, बहुत लाइफ है वहाँ पर, जहाँ पर पानी और ज़मीन मिलते हैं। ठीक है, जो वाटर बॉडीज़ हैं जिन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को घेर रखा है, तो उसके अंदर बहुत सारी क्रिएचर्स रहती हैं। कौन कौन है भाई? स्मॉल क्रिल्स हैं, टू वेल्स, यानी छोटी छोटी मछलियों से, छोटे छोटे क्रिल्स से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी वेल्स तक भी वहाँ पर हैं। पेंगुइन्स आर नेटिव टू दिस कॉन्टिनेंट एंड दे हैव बिकम द सिंबल ऑफ अंटार्कटिका। तो कह रहे हैं पेंगुइन्स जो है वो यहाँ के नेटिव है, नेटिव होते हैं बेटा मूल निवासी को, यानी वो हमेशा से वहीं रह रहे हैं, तो इसलिए जो है वो अंटार्कटिका का एक सिंबल बन गया। यानी अगर आप थोड़े बड़े लेवल पर जाएंगे तो पेंगुइन्स के को सुनते ही जो है जहन में क्या आएगा? अंटार्कटिका की पिक्चर आएगी, क्योंकि वो वहीं पर ही रहते हैं ज़्यादातर। स्नो पेट्रल which resembles a small white dove is also found here. Several types of seals and albatrosses inhabit the coastal areas, especially during the summer season. तो कह रहे हैं कि जो स्नो पेट्रल है वो भी वहाँ पर रहती हैं, जो किसकी तरह होती है? वाइट डव, यानी छोटी सी फाख्ता की तरह होती है वो। ठीक है, वो भी वहीं रहती हैं। साथ साथ डिफरेंट तरीके की जो सील्स हैं, एल्बाट्रोसेस हैं, ये सब भी कोस्टल एरियाज में रहते हैं, पानी के इलाकों में रहते हैं। ठीक है ना, खासकर समर सीजन्स में। समझ में आई बेटा? चलिए अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी अभी हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अब हम देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी हम इसको क्यों कंजर्व करें, क्या ज़रूरत है इनको बचाने की, ये हमारे लिए किस तरह फ्रूटफुल है, ये हमें किस तरह फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इकोसिस्टम चल रहा है, एक फूड चेन है, फूड साइकिल है। अगर कोई भी एक चीज़ उसमें से हट जाएगी तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कुदरती तौर पर जो चीज़ें हमें मिली हैं वो सब हमारे लिए नेमतें हैं, अगर हम उनको जाने दें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रीज़न से इनको बचा कर रखने के। The conservation of wildlife, birds, animals, reptiles, insects is directly related to healthy and better forests. Wildlife conservation includes protection, preservation, perpetuation of rare species of plants and animals in their natural habitats. तो कह रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम हेल्दी फॉरेस्ट और बेटर फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। भाई वाइल्ड लाइफ जब भी तो कंजर्व होंगे ना, तो जंगलात होंगे, जब भी तो उनको हम कंजर्व करके रखेंगे। तो जंगलात ही नहीं होंगे तो फिर कहाँ कंजर्व करेंगे, कहाँ बचाएंगे उनको, है ना। कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, उनको बचाकर रखना, उनको प्रिजर्व करना, यानी आने वाले जनरेशन के लिए तैयार करके रखना। ठीक है, उनका बहुत ध्यान रखना, उसके अंदर जितनी भी रेयर स्पीशीज हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनको बहुत ही बिल्कुल कुदरती नेचुरल हैबिटेट के तौर पर उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाना। ठीक है बेटा,
द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। कहने कुछ स्टेप्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। क्या क्या स्टेप्स है भाई? एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर हैबिटेट। फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, सो द नेचुरल हैबिटेट शुड बी कंजर्व। तो अभी कह रहे हैं एनिमल और प्लांट जो है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है उनकी रहने की जगह से। भाई देखो, आप अपने घर में रहते हो, मैं अपने घर में रहती हूँ, है ना, तो हमारा क्या एक रिलेशन है अपने घर से, वो हमें अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है ना। चाहे हम जैसे भी आराम से सो जाएं, जब भी उठ जाएं, ये हमें मतलब तसल्ली रहती है। जो हमें खाना वो हम खा लेते हैं, लेकिन कहीं हम जाते हैं मेहमान बन के थोड़ा सी अनकंफर्टेबल रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही वाइल्ड लाइफ का एग्जाम्पल है। वाइल्ड एनिमल जो है वो अपने घर में बहुत सुकून से रहते हैं। ये उनके नेचुरल हैबिटेट्स हैं जहाँ पर वो जो खाएं, जो पिए, जब चाहें जब उठें, जब चाहें जब सोएं, ये सब उनको अच्छा लगता है ऐसा करना। तो कह रहे हैं कि इसलिए क्या होगा, इसलिए जो है फॉरेस्ट को हमें क्या करना है, बचा करके रखना है ताकि उनके जो घर है वो बचे रहें। एक बात तो ये हो गई। इलीगल हंटिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी प्रोहिबिटेड। कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी किसी को हंट नहीं करेंगे, शिकार नहीं करेंगे किसी भी जानवर का, ठीक है, ना ही उसको कैद करके रखेंगे अपने पास। बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है इस बात को। द गवर्नमेंट शुड इनैक्ट लॉज फॉरबिडिंग द हंटिंग ऑफ रेयर एंडेंजर्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, पीकॉक, चीता, बस्टर्ड, ब्लैक बक, स्नो लियोपार्ड एंड पाइथन। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे लॉज बनाए हैं इस बात को इनकार करने के लिए कि कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, खासकर उन जानवरों की जो रेयर और एंडेंजर्ड है, यानी जो खत्म होने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि लायन है, टाइगर है, पीकॉक है, चीता है, बस्टर्ड है, ब्लैक बक है और स्नो लियोपार्ड है, ठीक है, और पाइथन। ये सब जो है वो कौन से हैं, वो रेयर एनिमल्स हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो साथ साथ इसके अंदर एक एग्जाम्पल आप ब्लैक बक का ले लीजिए, जो सलमान खान ने मार दिया था ना किसी फिल्म की शूटिंग पर, अब तक केस चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है बेटा। तो यानी इसलिए जो है बिल्कुल सख्ती से उसको मना किया गया है कि नहीं मारे जाएंगे। द पीपल डिसओबेइंग द लॉ शुड बी प्रॉपर्ली पनिश। कह रहा है कि जो भी लोग हैं जो कानून को नहीं मानेंगे, कानून को फॉलो नहीं करेंगे, उनको ढंग से सजा मिलेगी ताकि दूसरे लोग उससे दूर रहें, है ना, इस काम से दूर रहें। द सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल टाइगर एंड पैंथर स्किन्स, राइनो हॉर्न, feather, fur, bones, shells or of tortoise and turtle, crocodile, python, snakes and elephant tusks should be prohibited and made punishable by law। कह रहे हैं कि किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को बाहर या एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, कोई बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा और ना ही बाहर भेजा जाएगा, ठीक है। जैसे क्या चीज़ें होती हैं बेटा, स्किन्स होती हैं एनिमल्स की, उनके दांत होते हैं, है ना, इसके अलावा उन्होंने बताया उनके सींग होते हैं, उनकी फर या फैदर वगैरह जो होते हैं, तो ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट कहलाते हैं बेटा। तो इनको भेजना या इनको मंगवाना बिल्कुल पनिशेबल है, ये हमारा कानून के द्वारा। A number of national parks and sanctuaries should be established to conserve rare species. The government should provide funds for these purpose। कह रहे हैं कि नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे, सेंचुरीज बनाई जाएंगी जहाँ पर एक तरीके से उनको कंजर्व करेंगे रेयर स्पीशीज को, यानी जो रेयर हैं, जो खत्म होने वाली हैं, उनको वहाँ पर रखा जाएगा बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में, उनको उनके जैसे ही कर दिया जाएगा जैसे वो रहना चाहते हैं, ठीक है बेटा। और इसके लिए फंडिंग कौन करेगा, वो गवर्नमेंट करेगी। जैसे आप देखते हैं जू वगैरह, तो वो इसी चीज़ में आते हैं। ये तो जू तो चलिए बिल्कुल छोटी चीज़ है, यहाँ पर इतने पेड़ वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप सेंचुरीज देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी सेंचुरीज होती हैं, बिल्कुल ऐसे जंगल बनाया हुआ होता है उन्होंने, जहाँ पर जैसे जानवर जिस तरह रहते हैं वहीं पर उस तरीके से उनको बिल्कुल हैबिटेट्स दे रखे होते हैं उन्होंने, ठीक है बेटा। और थोड़ा सा सिक्योरिटी भी रखते हैं कि अगर लोग देखने आए तो वो उन पर अटैक ना करें, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों इंपॉर्टेंट है, उनको बचा कर रखना है हमें। अब देखते हैं इनका प्रैक्टिस वर्क। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका जो ए है उसके अंदर ओरल क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर आपके 4 पार्ट्स हैं। तो इनके आंसर्स देखने के लिए बेटा चलते हैं पेज नंबर 126 पर चलते हैं। पहले फर्स्ट का आंसर देखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। पेज 126 पर आइए। ये देखिए बेटा, द मेन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड एंड बैम्बू। ये हो गया आपका ए का फर्स्ट। बेटा ए का सेकंड देखिए, नेम द प्लांट स्पीशीज ऑफ डेजर्ट लैंड्स। ये लिखना है आपको, ठीक है। और इसके बाद थर्ड भी उसी पेज पर है, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। चलिए दोनों के आंसर देखने के लिए चलते हैं पेज 128 पर। ये देखिए बेटा, कैक्टस, थॉर्न बुशेस एंड कॉर्ड्स ग्रासेस आर द मेन वेजिटेशन फाउंड इन द डेजर्ट्स। तो ये तो हो गया आपका ए का सेकंड आंसर आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ए का थर्ड। ये देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बहुत स्मॉल आंसर्स लिखवाए बेटा मैंने आपको इसके, है ना। तो ये हो गया आपका ए का थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, डिफाइन प्रेरीज। प्रेरीज क्या है, मैंने आपको बताया था बेटा, टेम्परेट ग्रासलैंड को प्रेरीज बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, है ना। देखते हैं क्या है इसका आंसर। ये देखिए बेटा, यहाँ लिखा हुआ है द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, अगले लाइन में लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ए का फोर्थ।
ओरल क्वेश्चंस आपको सभी बुक में करने हैं, अपनी कॉपी में करने हैं आपको, अपनी ज्योग्राफी की कॉपी में। ऐसे सेकंड बनाइएगा पहले, उसके बाद काम स्टार्ट करिएगा, ठीक है। ऐसे सेकंड के बाद आप ये पूरा लिखेंगे सारे, मतलब 4 के 4 आंसर्स क्वेश्चन समीर। उसके बाद ये बी पार्ट भी आपको उसमें ही करना है, ठीक है। इसके आपको 2 एग्जाम्पल्स पूछे इन्होंने। तो फर्स्ट में क्या है, ट्रीज फाउंड इन टाइगर फॉरेस्ट। तो कह रहे हैं जो ट्रीज यहाँ पर बेटा फाउंड है ना, फॉर्म नहीं है। वो ट्रीज जो पाए जाते हैं कहाँ, टाइगर फॉरेस्ट में। तो कौन कौन से हैं वो, तो बेटा टाइगर फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, उसमें से 2 लिखने हैं हमें। 2 एग्जाम्पल्स पूछे उन्होंने हमसे, है ना। तो सिटका एंड रेडवुड, ठीक है बेटा। ट्रीज फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, इबोनी एंड रबर। उसके बाद थर्ड है एनिमल्स फाउंड इन अफ्रीका, अफ्रीका में पाए जाने वाले एनिमल्स कौन कौन से बेटा, डियर एंड टाइगर, है ना। और फोर्थ है आपका एनिमल्स फाउंड इन यूरोप, यूरोप में पाए जाने वाले कौन से बेटा, पोलर बियर एंड वॉल्फ। मतलब है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी, लेकिन हमने 2 लिख लिए जो छोटे छोटे से इजी है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बेटा कॉपी में करने हैं, नोटबुक में करने हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बेटा आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन में टिक लगाना है। तो फर्स्ट है आपका द स्नो पेट्रोल इज फाउंड इन, स्नो पेट्रोल कहाँ पर पाया जाता है बेटा, तो अंटार्कटिका में पाया जाता है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, अंटार्कटिका। उसके बाद सेकंड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, कौन सा एनिमल ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता, तो बेटा वो रिया है, ठीक है बेटा। थर्ड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन, कौन से जो ट्रीज हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, मतलब इनमें से कौन सा वाला ट्री पाया जाता है, तो बेटा महोगनी है। उसके बाद फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज डज नॉट ग्रो इन द मेडिटेरेनियन रीजन, कौन सा इनमें से कौन सा जो ट्री है वो मेडिटेरेनियन रीजन में नहीं उगता या नहीं ग्रो करता, ठीक है। तो बेटा वो रबर है, बाकी ये तीनों जो है वो ग्रो करते हैं उस एरिया में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपकी फिलप्स। फिलप्स के अंदर मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, बहुत ही ध्यान से लिखिएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका द प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली आर नॉन एज नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरली उगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। आयरन वुड इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, आयरन वुड कहाँ पर पाया जाता है पेड़, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाया जाता है। उसके बाद थर्ड है द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन इज मेनली कंट्रोल्ड बाय, कह रहे हैं कि किसी भी वेजिटेशन की ग्रोथ जो है वो कंट्रोल होती है किस चीज से, टेम्परेचर से और मॉइस्चर से, ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ है रिया इज अ फ्लाइटलेस बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच, बताया था मैंने आपको कि ऑस्ट्रिच की तरह ये भी नहीं उड़ सकता, ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड। कैंगरूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, कैंगरूज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिक स्पीशीज है ना, जो वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर आपको राइट रॉन्ग लगाने हैं स्टेटमेंट्स के हिसाब से। तो फर्स्ट है आपका द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, कह रहे हैं कि प्लांट लाइफ जो होती है, जो प्लांट है वो जो उग रहे हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के बगैर, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। यस इट इज ट्रू, लेकिन अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल तो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होने भी लगा है, ठीक है बेटा। रेनडियर एंड आर्कटिक फॉक्सेस आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, रेनडियर और आर्कटिक फॉक्सेस जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है उसको हम सवाना ग्रासलैंड से बोलते हैं, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर टिक है, मतलब टिक कर दी इसको राइट। फोर्थ है द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं वो एवरग्रीन वहाँ पर ट्रीज होते हैं, यस इट इज ट्रू। द मानसून फॉरेस्ट है डेसिडियस ट्रीज, तो कह रहे हैं जो मानसून फॉरेस्ट है वहाँ पर कैसे ट्रीज होते हैं, डेसिडियस ट्रीज होते हैं, तो ये भी ट्रू है। ये यहाँ पर आपको टिक लगाना है, राइट लगाना है, ठीक है बेटा। ये आपका सारा बुक का काम हो गया, ABC आपको बुक में ही करना है। आप देखते हैं D and E, ये दोनों काम को कॉपी में करना है, नोटबुक में करने अपनी। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, डी का फर्स्ट पार्ट है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। इसका आंसर देखने के लिए बेटा आइए पेज 126 पर। ये देखिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कॉनिफेरस ट्रीज आर एवरग्रीन, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अगले लाइन में लिखा हुआ है नीडल शेप्ड लीव्स, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका डी का फर्स्ट आंसर, छोटा सा आंसर है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टडी के डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, फर्क बताना है। तो इसका आंसर देखिए बेटा पेज 127 पर। बेटा इसके अंदर देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, तो ये आपका थोड़ा लेंथी आंसर है। इसको आप स्टार्ट करेंगे हेडिंग बनाकर, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और पैराग्राफ के एंड तक लिखेंगे। उसके बाद सेकंड वाले की हेडिंग बनाएंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, और ये भी पूरा पैराग्राफ यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डी का सेकंड, समझ आ गया बेटा। उसके बाद डी का थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ क्लियरेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कह रहे हैं कि आपको क्लियरेंस और डिस्ट्रक्शन, नेचुरल वेजिटेशन का जो क्लियरेंस हो रहा है उसका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उससे क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो
तो बेटा इसका आंसर देखिए पेज 128 पर। देखिए बेटा यहाँ पे लिखेंगे आप द क्लियरेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन स्पेशली फॉरेस्ट हैव लेड टू। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पॉइंट्स बनाकर इसको आप लिखेंगे पूरा यहाँ तक। ये हो गया आपका डी का थर्ड आंसर। ठीक है बेटा, उसके बाद 4 देखिए, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। क्या स्टेप्स लिए गए हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए? इसका आंसर देखिए पेज 130 पर। बेटा ये आप डालेंगे इसके अंदर द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन बाय आवर गवर्नमेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। ये तो आप पहले लिखेंगे आंसर में स्टार्टिंग में, उसके बाद इसमें से कोई 3 पॉइंट्स आप लिख दीजिए। तो मैंने टिक लगा दिया फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट, ये तीनों और लिख दिए छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका डी का 4th। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ई वाले पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर 3 क्वेश्चन कट करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, 4th आप देख लीजिए, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन टू कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, कौन से इनिशिएटिव्स दिए गए हैं? इसका आंसर देखिए पेज 128 पर। देखिए बेटा यहाँ से लिखेंगे इसको आप, सम ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन आर एज फॉलोज। ये लिखेंगे पहले स्टार्टिंग में आंसर की, उसके बाद ये सभी पॉइंट्स इसके अंदर आप लिख देंगे। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री तक। ये हो गया आपका ए का 4th। बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। मैंने सारा काम को बता दिया है, कौन सा नोटबुक में करना है, कौन सा बुक में आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर। इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपकी जो जहन में बातें हैं वो थोड़ी फिक्स हो जाए, थोड़ी समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।